नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग जी। ये मूलतः भारत गुड़गांव की निवासी हैं। अभी फिलहाल अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रह रही हैं। प्रतिभा जी एक शिक्षिका, फ्रीलांसर, मर्चेंडाइजिंग तथा लेखिका व कवित्री हैं। साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, छंद, गजल, कविता, मुक्तक एवं गद्य लेखन में निपुण हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी जानी हुई विधाओं को और स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग जी का। बिल्कुल। नमस्कार। विश्व साहित्य सेवा संस्थान में आपका स्वागत है प्रतिभा जी। बहुत बहुत नमस्कार अनुसुईया जी, और बहुत बहुत आभार आपका और विश्व साहित्य सेवा संघ का कि आपने मुझे ये स्वर्णिम मौका दिया सभी से रूबरू होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रतिभा जी, आपका परिचय पढ़कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ मुझे कि आपने इसमें लिखा है कि आपने ग्रेजुएशन टेक्सटाइल फर्म से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल। पर्ल एकेडमिक से किया, जो कि आप फैशन डिजाइनिंग में रह चुकी हैं। तो ये जी। साहित्य की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, जरा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी, बिल्कुल, बड़ा सुंदर अच्छा प्रश्न किया आपने। दरअसल मैं शुरू से ही बहुत ही रचनात्मक कार्यों में बहुत मेरा रुचि थी मेरी। हम्म। और मैंने अपना जो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, वो मैंने लेडीविन कॉलेज से दिल्ली से किया। हम्म। टेक्सटाइल्स मेरा स्पेशलाइजेशन था। जी। और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम्म। ये लिखित एग्जाम दिया था, पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन, निफ्ट और पर्ल का दोनों का होता है। तो हम्म। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं मतलब आउट ऑफ इंडिया 15 बच्चों को लेते हैं जिस हम्म। प्रोग्राम में मैंने किया, जिसका हम्म। नाम है IFTP, विच इज़ इंटीग्रेटेड फैशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। और जी। ये जर्मनी के नॉटिंगम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जी। और यहाँ से मैंने अपनी स्नातक करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, मैंने 8 साल तक करीब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मर्चेंडाइजिंग मैनेजर के रूप में कार्य किया है और बहुत सारी यूरोपियन ब्रांड्स के लिए काम किया हुआ है, हम्म। जिसमें से मुख्यतः ज़ारा, कारफूर विच इज़ अ हाइपर मार्केट, उनके लिए काम किया। H&M, हेनिज़न मॉरिस, जो कि बहुत ही प्रख्यात ब्रांड है बच्चों की और लेडीज़ की, उसके लिए भी काम किया है। तो इस तरह से मेरा जो कॉर्पोरेट जगत का जो एक्सपीरियंस है, हम्म। जो मेरा कार्य था, वो मेरा दरअसल एक फैशन मर्चेंडाइजिंग के रूप में ही था। जी। जी। तो आपका साहित्य की ओर कैसे आना हुआ। जी, तो उसके बाद क्योंकि मैं रचनात्मक फ़ील्ड से शुरू से ही जुड़ी हूँ और बचपन से ही मैं कविताएँ लिखती थी, स्कूल में भी लिखती थी और फिर कॉलेज में भी हम जिस उसमें थे, तो बड़े सारी हम लिखित ये प्रतियोगिता वगैरह करवाते थे, करते थे लेडीविन में भी। और मैंने इंग्लिश में एक्चुअली ज़्यादा लिखी क्योंकि मेरा मुख्य जो सब्जेक्ट पहले था, तो वो इंग्लिश ही रहा। फिर जब से ये हमारा फ़ेसबुक और ये मीडिया ज़्यादा आगे आया, जी। तो इसमें मैंने कुछ-कुछ अपनी कविताएँ लिख के डाली। तो हम्म। इंग्लिश में ज़्यादा लिखती थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो लोग और मेरे दोस्त और मित्र वगैरह काफ़ी मुझे पसंद करते थे, सराहना मिलती थी और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते थे कि भई और लिखो। फिर जी। मैंने हिंदी में अपनी माँ के लिए अपने घर में काफ़ी लिखा और अचानक जब 2016 में मेरी माँ अचानक से चली गईं, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब हृदय विदारक था वो क्षण। और मैं उस चीज़ को मतलब पूरी तरह से अपने अंदर ले नहीं पा रही थी कि कैसे माँ मुझे इतनी जल्दी छोड़ के जा सकती हैं। और उनकी हिंदी दरअसल बहुत ही अच्छी थी। वो हम्म। बहुत ही कनिष्ठ और शुद्ध शब्द यूज़ करती थी और उनसे ही कहीं न कहीं वो प्रेरणा मुझे मिली। और उनकी याद में मैंने पहली जो अपनी कविता थी माँ पे ही लिखी थी। और ऐसे धीरे-धीरे मैं उनकी याद में कविताएँ लिखने लगी। और फिर मेरी पहली रचना फ़ेसबुक के द्वारा ही एक संस्था थी अलख, उन्होंने अपनी पत्रिका में प्रकाशित की और फिर उन्होंने अपने साहित्य समूह से मुझे जोड़ा। और इस तरह मेरा साहित्यिक ये जो यात्रा थी वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक वो पूर्ण रूप से शुरू हो गई कि जी। मैं उनकी याद में निरंतर हिंदी में ज़्यादा लिखने लगी। जी। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो साहित्य से संबंधित नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जी, जी, बिल्कुल भी नहीं। इतने अच्छे दोहे, इतनी अच्छी गजल और जी, इतने अच्छे छंद लिख लेती हैं। इसका जी। क्या कारण है जी, इस। इसके भी मैं आपको आज खुलासा करती हूँ जी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे-धीरे मैं साहित्य समूह से जुड़ने लगी हम्म। और हमारा मीडिया भी बहुत एक्टिव हो गया, तो उसमें ही कुछ मेरे मित्र बने जो हम्म। काफ़ी अच्छे रचनाकार मतलब साहित्यकार थे,
जिन्हें साहित्य की विधाओं का ज्ञान था, उन्होंने मुझे और दूसरे एक बहुत ही अच्छा समूह था जिसका नाम था साहित्य संगम, हम्म। उससे मुझे जोड़ा। और उसमें बड़े सारे जो मर्मज्ञ जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें सभी विधाओं का ज्ञान है, तो उनके अलग अलग ना उनकी शालाएं चलती थी अलग अलग विधाओं पर। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। उसमें से एक राघवेंद्र जी थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि भाई आप अच्छा लिखती हैं, आपके शब्दों में वो मतलब एक अलग बात है, तो क्यों नहीं आप इसको और अपना निखारती हैं। तो उनको मैंने बोला कि मुझे तो अभी छंदों का इन सब का ज्ञान नहीं है, मैं कैसे करूं। तो वो बोले कि आप निरंतर लिखते रहिए, प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारी छंदशाला से जुड़ जाइए। जी। तो उनके अलग-अलग मतलब रूप चलते थे। तो उसमें से छंदशाला मतलब एक तरीके से क्लासेस बोल लीजिए आप, जो छंद की क्लासेस लगती थी और हमें हर दिन एक विषय मिलता था और 1 महीने तक एक विधा पे कार्य करते थे। जैसे कभी घराक्षरी लिख रहे हैं, कभी दोहे लिख रहे हैं, कभी अलग-अलग सिवैयाँ होती हैं छंदों में, हम्म। उनके ऊपर हमारा मतलब एक्सरसाइज़ेज़ होती थी, हमें मिलती थी और बाकायदा उनके एग्ज़ाम भी होते थे। हमें प्रश्न पत्र होता था 1 महीने के बाद, उसमें हम्म। वो हमें 10 प्रश्न देते थे और हम्म। वो हमको 1 घंटे के अंदर मतलब लिख के उन छंदों के बारे में जो भी वो हमें बताते थे, उनके हम्म। बारे में वो पूछते थे कि इसकी क्या विधाएँ हैं, क्या विधान है। तो हम्म। वो हम करते-करते धीरे-धीरे उन हम्म। छंदों को मैंने काफ़ी मतलब मैंने अध्ययन किया है, करीब 2 साल तक निरंतर छंदों पे प्रयास किया है और खुद से भी बहुत पढ़ा है। हम्म। और इस कारण से फिर मुझे धीरे-धीरे मुझे लगा कि दोहे हमें आने चाहिए, क्योंकि हम जो ये पढ़ते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, इसमें रोला, चौपाइयाँ, छंद होते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमें अपनी जो सनातन हिंदी है, इसको हमें बनाए रखना है। और अगर हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाएँगे, तो कहीं न कहीं इसका अस्तित्व बना रहेगा। सिर्फ़ इसलिए मैंने छंदों पे भी पढ़ना शुरू किया। और जी। 2 साल तक लगातार मैंने वैदिक हिंदी पे बहुत अभ्यास किया है और इसके लिए फिर धीरे-धीरे मैंने उनकी एक छंदेष्टि पत्रिका होती थी, जिसमें सारे छंदों पर ही जो भी सृजन होते थे, वो हम करते थे और उनका संपादन फिर बाद में उन्होंने मुझे करने के लिए दिया और मैंने 2 साल तक लगातार हर महीने उस छंद पत्रिका का, जिसका नाम था छंदेष्टि, उसका संपादन भी किया। तो ये नॉर्मल हिंदी और वैदिक हिंदी में क्या अंतर है? जैसे हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आजकल क्योंकि भाव देखिए सब किसी में होते हैं। हर कोई एक उन्मुक्त कविता जिसको कि जैसे भाव आए हमारे किसी पर्टिकुलर विषय पे, तो हम वो लिख सकते हैं कि भाव आते गए हमने और हम लिखते गए। तो वो तो हो गई एक नॉर्मल हिंदी। उसके बाद जब हम वैदिक हिंदी में जैसे छंद होते हैं, इसको हम सनातनी या वैदिक हिंदी में जो हमारे पुराने जितने भी आप कुछ भी ग्रंथ उठा लीजिए, तो जितनी भी चौपाइयाँ हैं, आरतियाँ हैं और इस तरह के जो भी हमारे जैसे गीता भी आप पढ़ लें और रामायण अगर आप पढ़ें, तो सब आपको ये जो चौपाइयाँ मिलती हैं, रोला छंद में लिखे होते हैं बड़े सारे मंत्र हम्म। और बड़े सारे मंत्र ये छंदों में जैसे कि पंचामर छंद है। इसमें बहुत सारे जैसे सीता स्वयंवर है और पूरे राम जी के पूरे वर्णन है। तो ये सब जो होते हैं निर्धारित एक इनकी पूरी एक तरह से कहते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। जी। जी। इनका पूरा वर्णन ना मतलब मात्राओं में गिना होता है। तो हम्म। इसीलिए इनमें लय भी होती है और आप इन्हें गा के पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये वैदिक छंद है, क्योंकि ये हमारे जैसे कबीर दास जी थे, ये सब थे पुराने जो हमारे मार्गदर्शक थे जी। लेखन में। जी। तो इन सब ने तुलसीदास जी थे तो चौपाइयाँ लिखी हैं, ये सब छंद हैं। तो वैदिक इसलिए क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं और एक हिंदी का कैलकुलेशन वो हाँ, दिखाते इसमें हैं कि हर चीज़ एक तरह उसका से कैलकुलेटेड कैलकुलेशन। है। जैसे आप दोहे लेंगे, जी। तो दोहे में 2 चरण रहते हैं। हम्म। मतलब चरण तो 4 होते हैं पर 2 पंक्तियों में होता है और एक पंक्ति 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनको हम 2 चरण बोलते हैं। तो समचरण और विषम चरण। तो हम्म। इस तरह से उनमें मात्रा होती है, 13-11 की मात्रा रहती है कि पहले चरण में 13 मात्रा होंगी और हम्म। दूसरे चरण में 11 मात्रा होंगी और उसका जो अंत है वो भी गुरु लघु से होगा। हम्म। तो जब आप उसको फिर गाएँगे तो एक लय होएगी, जैसे हम्म। आपने दोहे सुने होंगे। जी। तो जी। इस जी। तरीके से अ, हमारे ये हाँ। सनातनी छंद माने जाते हैं, इनको हम वैदिक भी बोलते हैं। जी। तो जी। क्योंकि पुराने बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं। जी। जी, सनातन धर्म से चला आ रहा है और हम जितने भी वेद हैं या ग्रंथ जी, हैं वो इन्हीं बिल्कुल, सुरों में पढ़ते हैं और इन्हीं छंदों में पढ़ते हैं। बिल्कुल, चौपाई, बिल्कुल। दोहा। जी, जी। जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो अभी हमारी जो जनरेशन आ रही है उसको जी। इसका ज्ञान होना चाहिए अगर वो अपने ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, अपने वेद हाँ, पुराण की तरफ देखना चाहते हैं जी, कि और उन्हें समझना चाहते हैं तो उनको इस जी।
इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तो इसमें होना आपके विचार चाहिए। में जानना चाहती हूँ। जी, अभी देखिए वैसे तो बच्चे हिंदी पढ़ने से भी कतरा रहे हैं, पर हम्म। इसी में बहुत लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने का भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी इस तरह की क्लासेस इंडिया में चलाती थी। और जी अभी अगर आप देखें यूके वगैरह में भी संस्कृत की क्लासेस होती हैं, जी और इस छंद की भी क्लासेस होती हैं बहुत सारे स्कूल्स में। तो ये प्रयास चल रहा है कि हम जो हमारे ये जो पुरातत्व वाले लेखन है जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान छुपा है, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। रामायण भी हमें अवश्य अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। और जब वो पढ़ेंगे तब जब उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान होगा, तो थोड़ा-थोड़ा कभी जैसे दोहे पढ़ें वो, चौपाइयाँ पढ़ें, अपनी जो हमारी आरतियाँ होती हैं, तो बच्चे जैसे हमारे घर में हैं, तो मैं अपने बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहित करती हूँ कि आपको कुछ मंत्र, जैसे गणेश जी के मंत्र हैं, हमारी चौपाइयाँ हैं, और हमारे स्तोत्र जो होते हैं, वो हमें बच्चों को पढ़ाने चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी इन चीज़ों का ज्ञान रहे और इसका अस्तित्व हमारे आने के बाद अगली पीढ़ियों में भी कायम रहे। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे तो विचार आप। अभी एक्चुअली मुझे खुशी होती है कि बाहर के देशों में चल रहा है ये। जी बच्चे वहाँ अंग्रेज बच्चे भी संस्कृत सीख रहे हैं, जी सनातनी हिंदी सीख रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं, आज के जो युवा वर्ग हैं, जब वो इस तरह का कुछ पढ़ते हैं आध्यात्मिक, तो मुझे बहुत ज़्यादा आंतरिक खुशी होती है। जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इस विधा में भारतीय संविधान को लिखने की भूमिका में भी सहयोग किया है, तो जी, इस जी, जी। गतिविधि को आप हमें जरा विस्तार से बताएं। दर्शक जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज है और ये गतिविधि आपकी आप तक कैसे पहुंची और किस तरह से आपने इसमें कार्य किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे साहित्यिक अच्छे समूह से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी हम्म। जो कवि वाह, हैं जो और साहित्यिक जो बहुत ही विद्वान साहित्य के विद्वान हैं हमारे भारत के अग्रणी, वो उन समूह से मैं जुड़ी हूँ। उसमें से एक समूह रचनाकार मंच भी है। तो उसमें एक हमारे बहुत ही विद्वान हैं, डॉक्टर मृदुल जी, ओमकार मृदुल जी। तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उनको तो बहुत ज्ञान है, वो गुरु समान ही है। तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने कहा कि क्यों ना हमारा जो संविधान है, अगर आप इसको पढ़ें या आपने कभी थोड़ा भी कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, तो उसकी जो भाषा है बहुत ज़्यादा वो लॉ वाली है। तो उसको और एज अ नागरिक, जो हम भारत के नागरिक हैं, हमें अपने संविधान के बारे में जानना अवश्य चाहिए। तो वो जो लॉ की लैंग्वेज है वो पढ़ना थोड़ा सा कठिन है और समझना और भी कठिन है। तो जो आर्टिकल्स थे उन्होंने कहा क्यों ना एक बार डिस्कशन हुआ हम सभी का, और ये निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम इसको दोहों, और रोला जो है दोहा की एकदम अपोजिट विधा है, मैं आपको कभी जी, विस्तार में बता दूंगी। अभी जैसे थोड़ा सा आप दो हमें बता दीजिए। हाँ। बिल्कुल मैं बताती हूँ। जैसे दोहा, अभी मैंने आपको बताया कि दोहा 13 और 11 मात्रा का 4 चरणों का एक छंद विधान है। उसी तरह रोला जो है उसमें हम पहले 11 मात्रा लेते हैं पहले चरण में, और दूसरे चरण में हम 13 मात्रा, तो जस्ट ऑपोजिट हो गया दोहे का। उसको भी मगर गाते बिल्कुल दोहे की तरह ही है। तो इसको हमने जो है हमारे संविधान, भारत एक संविधान, पूरे संविधान में जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जितने भी अधिनियम हैं इसके, उन सबको हमने रचनाकारों में बांट दिया, जो अच्छे रचनाकार थे और जो जिनको छंदों का ज्ञान था। और फिर हर एक ने, जैसे मैंने आर्टिकल 375, जो अधिनियम 375 से लेके 391 तक मैंने लिखा है, तो उसमें उनको हमने दोहों में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी के जो जैसे 11-12 वो थे आर्टिकल के जो हमारे मेन नियम थे, उनको हम्म हमने रोला में कन्वर्ट कर दिया। तो हम्म इस तरीके से पूरा पढ़ने के बाद, उसको पूरा अध्ययन करने के बाद, तो जिससे कि क्या है कि एक तो हम उसे गा भी सकते हैं। गा के जब हम आप एक दोहे में पढ़ते हैं तो वो आसान है, पढ़ना भी, समय भी कम लगेगा, और उसको आप समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है कि शॉर्ट में आपने कंसाइज में समझ लिया पूरा संविधान क्या है। तो ये बहुत एक अच्छा प्रयास था जिसमें भारत सरकार ने भी बड़ा योगदान दिया, और जी उन्होंने बहुत सराहा इसके लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है, इस किताब को। जी, और ये अब भारत सरकार के पास ही पहुंच गई है। क्या बात है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। लेकिन मैं जी, थोड़ा सा जी, ये जानना चाहूंगी कि जब आप इस कार्य को कर रही थी, तो किस जी, तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा कि जो लॉ की भाषा में है, जब जी, छंदों या दोहों में उसे परिवर्तित किया गया, तो क्या वही जी, मीनिंग निकला या मीनिंग कुछ बदला, और उस मीनिंग को समेटने के लिए आप जी, आपके प्रयास कैसे रहे। जी। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये आसान कार्य नहीं था। जी जी। इसमें मुझे करीब 7 से 8 महीने लग गए, क्या क्योंकि शुरू में जब इन्होंने मुझे दिया,
इस हाँ चुनौती को दिया कि प्रतिभा तुम्हें ये लिखना है। हाँ तो मैंने उनको सर को मना कर दिया कि सर ये शायद, मैंने जब भाषा पहली बार पढ़ी तो वो हाँ मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। और हाँ मैंने उनको बोला कि सर ये तो बहुत लॉ की डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बहुत कनिष्ठ है, मेरे जी समझ से परे है, क्योंकि मैं हाँ तो लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, हाँ तो हाँ मैं नहीं समझ पा रही। तो उन्होंने कहा नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, तुम कर पाओगी। तो इस तरह से उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। फिर मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार 15 बार पहले तो उसको पढ़ा। पूरे जो जो हिस्सा मुझे दिया गया था आर्टिकल 375 से लेके हम्म 390 तक, वो पूरा मैंने पढ़ा, पहले बहुत बार पढ़ा। हम्म फिर पढ़ पढ़ के वो मेरे दिमाग में थोड़ा बैठा। और हम्म जब वो पूरा आत्मसात हुआ, तभी, क्योंकि हम कोई चीज समझेंगे तभी तो उसको आगे हम उसको परिवर्तित कर पाएंगे किसी जी पर्टिकुलर विधान में। जी, क्योंकि तो अर्थ उसको, बदलना चाहिए और आपको जी, वो क्योंकि अर्थ बिल्कुल वही रहना चाहिए, उसके जो नियम ये है बहुत वो उसमें बड़ी समाने चुनौती है। चाहिए। जी जी, तो मुझे करीब 8 महीने लग गए। हम्म और उसके बाद मैंने उनको वो लिख के दिया। फिर इस तरह से और बाकी रचनाकार भी आपने थे किस इसमें। चीज का सहारा लिया, कोई ऐसी गाइडेंस जो या कोई ऐसी बुक, या सिर्फ आपने अपने आप से करना नहीं, शुरू उन्होंने मुझे संविधान का जो ये मेरे को जो हिस्सा दिया था, किया? उसको उन्होंने मुझे भेज दिया था पीडीएफ में। हम्म तो उसको ही मैंने बहुत बार पढ़ा और खुद ही पढ़ के उसको समझा। फिर हम्म जब मैंने बार बार पढ़ा तो वो मेरी समझ में आ गया। हम्म उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक एक नियम को, जो जैसे न्यायाधीश कैसे निर्वाचित होते हैं, हम्म कैसे उनकी वो होती है, और हम्म क्या क्या उसमें क्लॉजेज हैं, हम्म उनको फिर मैंने दोहों में एक एक करके धीरे धीरे डाला। और हम्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे, जो इसके संपादक हैं डॉक्टर ओमकार नदुल जी, उन्होंने भी मेरी सहायता की। जी जी, उदाहरण हो आपके पास जी, कोई? मैं आपको कुछ अपने वो पढ़ के सुनाती हूँ। तो इसमें पहले मैं आपको रोला पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने लिखा था कि अनुच्छेद का ज्ञान 375 में। हम्म तो 375 मैंने, क्योंकि इस आर्टिकल से शुरू किया था अपना, तो इसमें जो भी हमारे आर्टिकल्स, अनुच्छेद यानी कि, तो जितने भी आर्टिकल का हमारा जो मेन सार है, ज्ञान है, तो अनुच्छेद का ज्ञान 375 में रहकर नियम अधीन कार्य करना विधि घर में। संविधान उपबंध, विधिक निश्चित प्रतिपालन, अधिकारी संवर्ग करें विधिवत संचालन। तो इस तरह से ये रोला है जो भी अभी अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो इस हम्म तरह से पहले हमने रोला में लिखा कि क्या है ये। हम्म उसके बाद धीरे धीरे हमने समझाया कि अनुच्छेद में है लिखा 376 बंद। तो 376 बंद इसमें हैं टोटल। और वेतन भत्ता लाभ सब, जो वेतन निर्धारित होते हैं, जो भत्ता निर्धारित होते हैं सरकारी अनुदानों के लिए, और जो जो लाभ मिलते हैं उन सरकारी अनुयायियों को, उसके क्या क्या आधिकारिक स्तंभ हैं, वो सब इसमें समझाए गए हैं। जी अनुच्छेद अनुसार ही मुख्य न्यायाधीश, हम्म अपर कार्यकारी नहीं उपबंधित अवनीश। तो जी, इस तरीके से ये हमारे राइमिंग दोहे बनाते हो गए। हुए और शब्दों का कैलकुलेशन जी, ये लगाते हुए। दोहे के पूरे विधान में इसको हमने सारे नियमों को डाला। जी और ये इसको अभी पूरे भारतवर्ष में जी सभी लोग बहुत सराह रहे हैं। और अ, काफी लोग अब इस चक्कर में संविधान पढ़ भी रहे हैं। हाँ जो हाँ जिन लोगों ने संविधान नहीं भी पढ़ा, हाँ तो हाँ क्योंकि ये आसान भाषा हो गई। अगर बिल्कुल। आप लॉ वाली भाषा का संविधान पढ़ेंगे तो वो आसान नहीं है पढ़ना भी, और उतना रुचिकर भी नहीं है। जी जी जी, ये रुचिकर है और इससे बहुत जी, आनंद भी आएगा उन्हें पढ़ने में और और समझ। आप इसे गा भी सकते हैं, और इसका भी धीरे धीरे ऑडियो भी निकलने वाला है क्या शीघ्र ही। बात है, क्या बात है, ये जी तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, तो एक पुस्तक जिसमें आपने स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए जी 51 स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी लिखी। जी, इनसे हैं हम। तो ये या मेरे पास अभी है भी। हाँ हाँ, तो इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसका क्या उद्देश्य था, कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको ये लिखना है? जी, तो जैसे कि एक मैं लेखिका कवित्री तो हुई, साथ में मुझे अपने समाज के उत्थान के लिए भी, मैंने जब जब तक यथासंभव जो भी मेरा सहयोग होता है, मैं अभी भी कर रही हूँ। तो एक समूह है, इसका नाम है भारतीय जन महासभा। हम्म उससे मैं जुड़ी भी हूँ, और उसमें मैं उपाध्यक्ष के तौर पे भी मैंने काफी टाइम तक कार्य किया है। और उन्हीं के जो हमारे संस्थापक हैं आदरणीय पोद्दार सर, हम्म, उनके नेतृत्व में और उनके उसमें हमने ये किताब निकाली है, जिसका नाम है इनसे हैं हम। इनसे हैं हम, मतलब ये हमारे के कारण अग्रणी पूर्वज। हम हैं। जी हाँ जी, कि इनके कारण आज हमारा अस्तित्व है। इन्होंने अपनी जान पे खेल के अपना अपने जानों की आहुति दी, और हमारे भारतीय समाज का भी बहुत उत्थान किया है। तो जो जो हमारे प्रेरणा पूर्वज इसमें हैं, तो हमने 51 ऐसे पूर्वज लिए जिन जो बहुत अग्रणी रहे हमारे भारत के उत्थान में भी, और जिनके कारण आज हमारा अस्तित्व है। तो ये बहुत ही स्तुतियां हैं इनकी, ये बहुत ही, इनकी हमें वंदना करनी जी चाहिए। आज जी इनके कारण ही हम लोगों का अस्तित्व है। तो जी इनको हमने, ये 51 हमने लिए।
जो हम्म। हमारे मार्गदर्शक प्रेरक पूर्वज थे। और 51 ही हमने लेखक लिए। हर एक लेखक को हमने एक एक अपने, जिनको भी वो स्वतंत्रता ज़्यादा सेनानी के मानते बारे हैं। में जानने के लिए और जी, ढूंढने के उनमें लिए भी। स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, समाज हम्म। सेवक भी हैं, और हम्म। जिन्होंने भी मतलब बहुत ही प्रबुद्ध अपना योगदान दिया भारत के उत्थान में, वो हम्म। सब इसमें शामिल हैं। हम्म। तो इसमें मैंने जो लिखा था, वो हम्म। मैंने सावित्री बाई फुले जी के लिए इसमें लिखा है। जी जी। तो आपने यह चुना कि आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखना है, या आपको दिया गया कि आपको सावित्रीबाई फुले जी के बारे में नहीं, लिखना हम स्वतंत्र थे कि हम किसको चुने। है? जी। तो मैंने फुले जी को इसलिए चुना क्योंकि इनसे मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो मैं हम्म। इनसे बहुत प्रेरित हुई। और हम्म। कुछ कुछ मुझे लगा कि मैं बहुत रिजेम्बल करती हूँ, कि जो ये करना, जो इन्होंने किया, हम्म। कुछ कुछ मैं भी वैसा ही करना चाहती हूँ। कि जो हमारी बहुत सारी अभी महिलाएं ऐसी हैं भारत में, जो पढ़ नहीं पा रही हैं। इन्होंने बहुत सारी, ये पहली शिक्षक थी हम्म। जिन्होंने बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को पढ़ाया, और अपनी जान पे खेल के पढ़ाया। खुद पहले शिक्षित हुई, और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा समाज सेवा की है। बहुत सारी महिलाओं का उत्थान किया, उनको रोजगार भी सिखाया, उनको पढ़ाई सिखाई, मूलभूत जो पढ़ाई थी उनको पूरा खुद से पढ़ाया। तो बहुत मतलब प्रेरणादायक लगा मुझे इनका जो जीवन का जी पूरा परिचय था। तो इससे ही प्रेरित होकर मैंने भी कुछ महिलाओं को पढ़ाया है भारत में। और जी। अभी यहाँ सिंगापुर में भी कुछ इस तरह का मैं कर रही हूँ, कि यहाँ पे जैसे ये जो हमारी हेल्पर्स होती हैं हम्म। घरों में सभी के, तो हम्म। उसमें से बहुत से लोग हैं जो मतलब गरीब घर से आई हैं, और उतना जैसे अंग्रेजी का भी ज्ञान नहीं है, जी और जी वो जी। आगे अच्छा कुछ करना चाहती हैं। जैसे यहाँ पे नैनी, मैंने सुना है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नैनी और बाकी कोर्सेज कराती है। तो उसमें मैं यहाँ पर भी समय जब मेरा होता है, तो मैं फ्री में ही निशुल्क यहाँ पे जो ये हेल्पर्स हैं उनको भी मैं पढ़ाती हूँ। तो क्या अंग्रेजी का ज्ञान देती हैं या किस उनको मैं हिंदी भी लिखना, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी भी नहीं आती लिखना, हिंदी भी सिखाती हूँ। और जिनको जैसे नैनी कोर्स में उनको इंग्लिश में आंसर करने होते हैं, तो बोली दीदी हमको हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जब भी फ्री समय है तो आया करो। जैसे जी। संडे को इन लोगों का छुट्टी रहती है, तो मैं संडे में पढ़ाती हूँ, या फिर मैं 9 बजे के बाद जैसे इनकी छुट्टी होती है, तो जो मेरे कॉन्डोमिनियम में कुछ हैं हेल्पर्स, हाँ। उनको मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं अपने समय का योगदान इनको जरा भी दे पाऊँ, जी और जी किसी का भी जीवन थोड़ा सा भी उत्थान हो पाए, तो मैं जी करूँ। जी। तो इसमें आप अकेली हैं या आपकी कोई टीम है जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे पहले ये इंडिया से जुड़ी हुई थी इसमें। तो हम्म। इंडिया में तो खैर मेरे पास टीम थी, जिसमें हम्म। मैं और मेरी कुछ सहेलियां थी, जो हम गरीब लड़कियों को भी पढ़ा रहे थे। उसमें हम्म। बच्चे दोनों ही थे, लड़की लड़कियां दोनों ही थे। बट जो लड़कियां हैं, जो ज्यादा संवेदनशील हैं और जो ज्यादा पढ़ाई में इच्छुक हैं, हम्म। उनको हमने मतलब निशुल्क पढ़ाई कराई है, चार हम्म। पाँच साल तक। हम्म। और कुछ बच्चे जो सच में पढ़ाई में, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जी जी। उनको फिर हमने अच्छे स्कूल में उनका दाखिला भी कराया अपने उस पर, कि हम्म। आप बस पढ़ने में ध्यान दो, और हम्म। बाकी आपका जो भी ये फीस वगैरह है वो हम सब देख लेंगे। क्या तो वो बात। आज भी पढ़ रहे हैं, और वो मुझे अभी भी अपना रिजल्ट भेजते हैं। क्या और बात। कभी कभी मैं उनकी, जब उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। जी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। तो इसीलिए आपको आइकॉन इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, वुमेन अवार्ड भी मिला है। ये जी। मुझे पता चला। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने उन्हें ये सारी बातें बताई थी, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड के लिए? हाँ, तो इसमें एक संस्था है बहुत जयपुर की, तमन्ना एक उड़ान। जी। तो उनके एक्चुअली वो एक किसी काम से आए थे, और हम्म। उन्होंने, मेरे एक मित्र ने ही उनको बताया कि इस तरह से यहाँ पर प्रतिभा जी हैं, जो गरीब बच्चों को, मैं एक्चुअली एक दुकान हमने ले रखी थी, हम्म। हम्म। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें एक दुकान लेके हम्म। वहां पे मैं जो जितने भी मेट्स के बच्चे थे उनको मैं फ्री में शिक्षा देती थी। जी। और जब तक कोविड चला, मतलब कोविड तक, फिर कोविड के बाद तो वो बंद हो गया, तो तब तक मैंने करीब 4 साल हम्म। उन लोगों को, तो जितने भी बच्चे आ पाते थे उन हम्म। सबको हम बुलाते थे, पढ़ाते थे। तो किसी तरह ये वर्ड ऑफ माउथ से उनको पता चला, और वो एक बार खुद भी आए थे देखने। तो वो हम्म। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके अलावा उनको ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं खुद भी एक साइंस की ग्रेजुएट हूँ, और हम्म। एक मर्चेंडाइजिंग, एक फैशन फील्ड से थी, फिर भी हम्म। मैंने हिंदी को भी बहुत प्रचार प्रसार बढ़ाया, और हम्म। बहुत लोगों को, औरों को भी आगे अग्रेंट किया कि वो हिंदी पढ़ें लिखें और उसमें बोलें। हम्म। क्योंकि आज का समाज हिंदी को थोड़ा सा पीछे देखता है, कि अगर जी। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदी में किसी को कुछ लिख के भेज रहे हैं, तो हम कहीं थोड़े शायद
पीछे हैं या अनपढ़ हैं। तो हम्म, ये मैं इस नॉर्म को हटाना चाहती हूँ जी। कि हिंदी भी उतनी ही आगे है, उतनी जी। ही अग्रणित है और उतनी ही सम्माननीय है। तो हमें बिल्कुल। हिंदी को एक तो आगे बढ़ाना है, और दूसरा जो ये वैदिक हिंदी है जो पिछड़ रही है। अब हम्म। आजकल के बच्चे जैसे हमारे आध्यात्मिक किताबें नहीं पढ़ना चाहते, तो हम्म। उनको भी हम लोग एक क्लास लेते थे हफ्ते में, भक्ति की क्लासेस, हम्म। जिसमें हम ये मंत्र उनको अलग अलग सिखाते थे। वैदिक हिंदी में कैसे चौपाइयाँ होती हैं, कैसे उनका उच्चारण होता है। तो ये भी हम हफ्ते में एक बार, उसमें मेरी दोस्तों ने भी बहुत मेरी मदद करी है। तो ये हम्म। हमने अपने एक लोकल लेवल पे शुरू किया था। और ये बात जब उनको, उनके भी एक्चुअली उनके एक कजिन तक जब ये बात पहुंची, तो उन तक पहुंची, तो उनको बहुत ही प्रभावित हुए वो। फिर उन्होंने मुझे बुलाया था एक बार, और फिर इस सम्मान के लिए मेरा नॉमिनेशन करा था। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, आप वेल डिजर्व हैं और काफी चीजें जी। सोचते हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं कि आपको ये कार्य भी करना है प्लस अपना परिवार भी संभालना है। और जहां तक जी। मैं आपको जानती हूँ कि आपने बहुत सारी कंट्रीज चेंज की हैं, तो ऐसे जी। माइग्रेटेड होते होते इन कामों से जुड़े रहना, ये मुझे लगता है जी। काफी चुनौतीपूर्ण है। तो आप इसे कैसे मैनेज करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका, अनुसुईया जी। दरअसल चुनौतीपूर्ण तो है, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी। तो मेरी शुरू से ही मुझे था कि अगर हम पढ़े हैं, तो अगर मैं आगे 10 लोगों को और अच्छा पढ़ा देती हूँ, तो कहीं न कहीं ये एक विकास का बहुत बड़ा दायरा आगे खुल जाता है। जी। तो इसी सोच के साथ मैंने यूएस में भी, यूएस में तो खैर इतना हिंदी का नहीं था, पर हम्म। वहाँ पे भी जितना मेरे से हो सका मैंने किया। और फिर ऑनलाइन मैंने यूएस में बैठे-बैठे भी हम्म। इंडिया में लोगों से जुड़ी रही। और इसी को मैंने, जब फिर मैं 4 साल जब इंडिया आई, 2016 में ही मैं आ गई थी सितंबर में इंडिया। और फिर मैंने इस मुहिम को और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि भारत में रहते-रहते और आसान है कि हम लोगों से जुड़ सकें। तो जो भी देखिए, फ्री समय सबके पास होता है, और अगर इच्छा होती है, तो आप अपना समय एक बहुत ही प्रभावी पूर्ण तरीके से निकाल कर उन लोगों तक दे सकते हैं जो सच में आपके ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें। जी। तो जी। मुझे लगा कि पहले तो एक्चुअली मेरी मेड ही एक बार आई कि दीदी हम, मैंने कहा पढ़ाते हो आप अपने बच्चों को? तो बोली दीदी नहीं पढ़ा पाते, इतने पैसे नहीं है कि यहाँ गुड़गांव या महंगा शहर है, तो यहाँ अगर हम 3 बच्चे हैं मेरे, अगर तीनों की मैं फीस दूंगी तो मैं फिर घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। तो मुझे ये बात बहुत बहुत चुभ गई कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्यों ना हम ही कहीं न कहीं उनको इनके इस चीज़ में उनको थोड़ा सहायता दें। और इस तरह से फिर मैंने वहाँ पर ये पढ़ाई वाला जो योजना थी, अपने 5-6 मित्रों के साथ मिलके हमने एक टीम बनाई। और फिर हम जैसे कभी समय मेरे पास नहीं है, तो मेरी बाकी मित्र चली जाती थी पढ़ाने, पर मैं कोशिश करती थी कि हफ्ते में हर दिन ही जाऊँ और पढ़ाऊँ। जी। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। तो आपके परिवार ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कैसे सहयोग किया? हाँ, इसमें परिवार का सहयोग तो बिल्कुल बनता है। तो जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो जो है इस बात के बहुत सपोर्टिव थे कि हाँ, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हो, तो बिल्कुल इस मामले में उन्होंने बल्कि आर्थिक सहायता भी की है। जैसे कुछ बच्चों को हमने उनकी स्कूल की पूरी फीस, हमने स्कूलों से बात करके रियायती दर पे उनको उनकी पढ़ाई हमने चालू रखी, जिससे कि वो बच्चे आगे जैसे जो पढ़ाई में सच में बहुत अच्छे थे और पढ़ना चाहते थे। जी। तो उसमें मेरे हस्बैंड की बहुत हेल्प रही कि उन्होंने जैसे 5 बच्चों की फीस उन्होंने पूरे साल भर की भरी। और जी। इस तरह से मुझे समय भी दिया कि ठीक है, शाम को जो फ्री समय है तो तुम बच्चों को पढ़ाने चली जाओ। तो जी। इस तरह से समय में योगदान दिया। और जी। कभी-कभी वो भी पढ़ाने आ जाते थे, तो इस तरह से बड़ा योगदान रहा। जी। मैं जानती हूँ कि आपके दो बच्चे हैं, उनके लिए भी आपको समय निकालना पड़ता होगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे आप उनका समय बचाकर इस तरफ भी काम कर लेती थी? ये एक आपकी बड़ी खूबी है। चीजों को जी। मैनेज करना शायद यही एक नारी की सक्षम योग्यता जी। है कि वो इस तरह से जी। बैलेंस कर लेती है अपने लाइफ को। और बहुत जब सही हम कहा मन है। में ठान लेते हैं कि भाई हमें ये कार्य करना है, तो हम बिल्कुल। कर गुजरते हैं। फिर चाहे जो भी कठिनाइयां आए, चाहे जो भी चुनौतियां आए, हम उन्हें पार कर ही लेते हैं। पर तो पार कर ही लेते हैं। जी। 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 बड़ा अच्छा लगा तो आपसे जैसे, बात करके हाँ। प्रतिभा जी। और आपकी जो कार्य करने की गति है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके पहले आप बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करती हैं उस चीज के लिए। जी। तो थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि क्या आप भी कुछ महिलाओं के लिए कार्य, जैसे आपने बताया कि आप अपने हेल्पर्स के लिए या और भी बहुत सारे हेल्पर्स के लिए काम कर रही हैं, तो क्या जी। किसी ऐसी बड़ी संस्था से जुड़ने का इरादा है जो इसमें कार्य करती हो सोशल वर्क में? जैसे मैंने आपको बताया, मैं भारतीय जन महासभा से पहले से ही जुड़ी हूँ। तो हम्म। ये लोग एक बहुत ही मतलब व्यापक तौर पे
उन महिलाओं की भी मदद करते हैं जिन्हें जो किसी परेशानी से गुजर रही हैं, या किसी तरह का मानसिक उनको उत्पीड़न है, या कोई भी तरह की उन्हें परेशानी है, घरेलू तो हिंसा वो है। लोग हमको अप्रोच करते हैं, और हम लोग हमने हर मतलब राज्य में टीम बनाई हुई है, तो बहुत बड़ा एक ये है, हम्म, और उसके तहत हम कार्य करते हैं, और हम पूरी इसकी गोष्ठी होती है महीने में एक बार, हम्म, और इसमें जहाँ जहाँ भी जिनका आता है और हम्म, यथासंभव हम सहयोग कर पाते हैं तो हम लोग करते हैं। हम्म। तो किस तरह का सहयोग करते हैं और किस तरह की परेशानियां आती हैं, मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी। हाँ, तो जैसे कुछ लोगों को इस तरह का होता है कि जैसे उनके परिवार में लोग सपोर्ट नहीं करते, हम्म, और इस तरह की जैसे कि उनके साथ मानसिक उत्पीड़न करते हैं, हम्म, और कुछ जैसे महिलाएं होती हैं उनके साथ रेप वगैरह हुआ होता है, हम्म, और भी कई तरह की परेशानियां इस तरह की आती है महिलाओं को। तो वो जो हमें संपर्क करती हैं जिनसे क्योंकि हमने अलग अलग, क्योंकि सब जगह तो एक साथ नहीं रह सकते, तो हम्म, अलग अलग राज्यों में जो भी हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो हम्म, उनके साथ हमने एक बड़ा संगठन बनाया हुआ है। तो उस राज्य में जो लोग उनको संपर्क करते हैं, उसके बाद हम जो भी यथासंभव उनकी हेल्प कर पाते हैं। तो हम्म, इसमें काफी महिलाओं की हेल्प हुई भी है, और आगे भी हम इस तरह का कार्य करते रहेंगे, जिसमें कि अपने समाज के उत्थान के लिए जिसको जिस तरह की भी हम्म। सहयोग और सहायता चाहिए हो, तो वो हम देने के लिए निरंतर निरंतर अपने प्रयास करते हैं कि हम कर पाएँ, क्या बात और है, वो बहुत हम फिर बहुत करते सुंदर। हैं। बहुत सुंदर प्रतिभा जी, प्रतिभा जी। तो सिंगापुर में आने के बाद इतिहास जो साहित्यिक यहाँ पर समाज है उससे जुड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। सिंगापुर में भी मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये मैं पहली बार आई, और मैंने देखा कि यहाँ पे भी तरह-तरह के समूह बने हुए हैं, और जैसे कि अपना सिंगापुर संगम है, जो जी संध्या जी के नेतृत्व में चलता है। और जी। जब मैंने पहली काव्य गोष्ठी मैंने उनकी अटेंड करी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए यहाँ पे भी साहित्य का काफ़ी डंका है, और लोग बहुत बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं, और उसमें काव्य पाठ कर रहे हैं, और लिख रहे हैं हिंदी में। तो ये जान के बहुत खुशी हुई। फिर आगे आगे मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे होता रहता है, और ये अगर और आगे बढ़ेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि लोग और सीखें, मतलब जैसे जिस जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तो वो तो पहली सीढ़ी हो गई। अब लिखने में भी वो अगर थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, किसी-किसी विधान को पकड़ें, उसको थोड़ा-सा पढ़ें, क्योंकि देखिए इन इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है हमें। तो मैं थोड़ा सा जुनूनी हूँ पढ़ने के मामले में, तो मैं जैसे कितनी बार रात को 2-2 बजे तक भी बैठ के पढ़ लिया करती थी। तो इसी तरह मैंने सीखा, एक्चुअली काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़-पढ़ के ही सीखी। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और इसको आगे ले जाएँ, और हम छंदों में भी, और जो भी जैसे मुक्तक हैं, छंद हैं, दोहे हैं, और घनाक्षरियाँ हैं। जैसे आप काव्य पाठ अगर आप सुनते हैं, तो भारतीय मंचों पे घनाक्षरियाँ बहुत पढ़ी जाती हैं, और बड़ी सुंदर लगती हैं पढ़ने में, उनकी बड़ी सुंदर लय होती है। नाक्षरियों तो के मैं बारे चाहती में हूँ आप कि थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि ये होता क्या है, बहुत सारे लोग अनजान होंगे इस शब्द से ही कि ये शब्द क्या जी, है और ये क्या कहता है। तो मैं जी, तो ये घनाक्षरी भी एक तरह का छंद ही है, पर ये एक वार्णिक छंद है। तो छंदों में भी 2 प्रकार के छंद होते हैं। जी एक होते हैं मात्रिक छंद, जिनको हम मात्राओं पर गिनकर और तब निर्धारित करते हैं कि इस पंक्ति में इतनी मात्राएँ हों, और एक नियम होता है कि चलो 4 पंक्ति का एक बंद है, अगर एक पैराग्राफ है, तो उसमें घनाक्षरी में 4 पंक्ति का एक छोटा-सा बंद रहता है। उसमें जैसे मनहरन घनाक्षरी होती है, उसका हम्म, नाम है मनहरन। तो जो हम्म, जब सुनो तो मन हमारा, मतलब वो कोई चुरा ही ले हमारा मन, तो उसका नाम है मनहरन घनाक्षरी। तो ये इसका जो विधान है वो है 8 8 8 7, यानी कि हर पंक्ति में 8 वर्ण रहेंगे। हम्म, जैसे हमारे का खा गा घा वर्ण होते हैं, तो ये वार्णिक छंद है। तो हम्म, इसमें हमारी 3 पंक्तियों में 8 वर्ण रहते हैं, और जो चौथा पंक्ति होती है, बंद की एंडिंग पंक्ति, उसमें हमारे 7 वर्ण रहते हैं। हम्म, तो इस तरह से ये एक वार्णिक छंद है, तो इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। तो जी आपको नापा-तुला मिलेगा, और क्योंकि वर्णों का संतुलन है, तो इसलिए ये लयात्मक होता है, इसमें लय का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये लय में गाया जाए। जी। तो ये तो हो गया घनाक्षरी, और बाकी जो छंद होते हैं कुछ मात्रिक होते हैं, जैसे मुक्तक है। अब हम्म, मुक्तक आप हमेशा आपने देखा होगा कि जो कवित्री या कवि लोग पढ़ते हैं हम्म, मंच पे, तो वो अपनी सजन से पहले एक मुक्तक पढ़ देते हैं कि 4 पंक्तियाँ आपको निवेदित करते हैं। जी तो वो जो 4 पंक्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल मात्रिक होती हैं, तभी वो लय में आती हैं। जैसे अगर 28 मात्रा का है तो वो 14-14 में डिवाइडेड होती हैं। हम्म, तो हर पंक्ति आपको 28 मात्रा की मिलेगी। हम्म, ये पहला उसका नियम है, और दूसरा नियम होता है कि 3 पंक्तियाँ तो तुकांत रहती हैं, और जो एक पंक्ति होती है वो अतुकांत होती है। जी तो इस तरह से अलग अलग छंदों के विधान है। तो घनाक्षरी एक ऐसा बहुत आसान छंद है,
कभी मतलब अगर सीखे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि अगर वर्णों की उदाहरण हो नॉलेज है, जाए जैसे घनाक्षरी का, हिंदी की नॉलेज है, तो वो सीख जाएंगे जी। एक उदाहरण हो जाए घनाक्षरी का। एक आप बिल्कुल, मैं आपको एक अनाक्षरी पढ़ के सुनाती हूँ। जी। सुबग सुबुद्धि सबे मुदित मनुजे अबे, हौले हौले सारे द्वेष कम कर देता है, हौले हौले सारे द्वेष कम कर देता है। प्रीत का प्रसाद चखे मृदु बोल याद रखे, प्रीत का प्रसाद चखे मृदु बोल याद रखे, शुष्क उर भाव को भी नम कर देता है, शुष्क उर भाव को भी नम कर देता है। संयम की करे वृष्टि, सदा रखे दूर दृष्टि, जीवनी के दूर सारे गम कर देता है, क्या बात। जीवनी के दूर सारे गम कर देता है। तो इसमें जो मैं पहली 3 पंक्तियां पढ़ रही हूँ, ये 8-8 वर्ण की हैं। हम्म। और जैसे मैंने बोला गम कर देता है, अगर आप इसे गिनेंगे तो ये 7 वर्ण है। हम्म। गम 2 हो गए, कर 2 हो गए, देता 2 हो गए और है। तो इस हम्म। तरह से 7 वर्ण हो गए। जी जी। तो संयम की करें वृष्टि, सदा रखें दूर दृष्टि, जीवनी के सारे दूर गम कर देता है। और अंतिम मन, मन के यदि विचार स्वार्थ से ही जाए हार, मन के यदि विचार स्वार्थ से ही जाए हार, उर के उजास को भी तम कर देता है, उर के उजास को भी तम कर देता है। जी कि यदि हमारे मन के जो विचार हैं वो जी। यदि स्वार्थ से परिपूर्ण होंगे, तो हम्म। जो हमारा हमारा जो हृदय है, हम्म। उसके अंदर जो एक प्रसन्नता है, खुशी है, एक उजास है, हम्म। उसको, उस प्रकाश को वो कम कर देता है, तम तम माने कि अंधेरे में बदल देगा। अंधेरे में कर तो देता इसलिए है। हमें स्वार्थ नहीं करना बात चाहिए, चाहिए। और मन के विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। बहुत सुंदर प्रतिभा जी। अच्छा, आजकल मैं देख रही हूँ कि आप गजलें बहुत लिखती हैं और गजलें जी गाती भी हैं। मैंने बहुत सारे फेसबुक में आपकी गजलें सुनी हैं, इवन हम जी पढ़ते हैं, बड़े रुचि लेकर पढ़ते हैं। तो जी। गजलों का शौक कब से जागा आपको? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। दरअसल मैं शुरू से ही गाने सुनना, गजलें सुनना मुझे बड़ी पसंद थी, और मैं जगजीत सिंह की बहुत बड़ी एक फैन रही। तो हम्म। जगजीत सिंह की गजलें बहुत ज्यादा सुनी मैंने। तो जब मेरे को ये धीरे धीरे गीतों पे लिखा, मुक्तक लिखे और दोहे सीखी, तो मुझे लगा जब मैं ये लिख सकती हूँ तो एक बार मैंने किसी की गजल सुनी तो मुझे लगा कि गजल भी क्या हम लिख सकते हैं। हम्म। तो 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है, मेरे मन में ये ख्याल आया कि, बल्कि अब तो 3 साल से ज्यादा हो गए, मेरे मन में ये ख्याल आया कि गजल भी मुझे सीखनी चाहिए। तो फिर मैंने गजल भी लिखना शुरू किया, हम्म। और शुरू में बड़ी त्रुटियां करती थी, अभी भी करते हैं, अभी निरंतर हम सीख ही रहे हैं। जी। तो फिर इस तरह से गजल सीखना शुरू की, और फिर लिख के वो जो 2-3 जो गजल के बहुत गुणी लोग थे हमारे समूह में, उन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया कि आप मुझे साथ बताएं कि इसकी क्या विधाएं हैं, और किस किस तरह की गजल किस किस बहर पे लिखते हैं। तो बड़ी सारी बहर होती हैं। गजल का भी वही है कि एक बार आपको मात्रा गिननी आ जाए, और एक बार जो बेसिक्स अगर आते हैं, तो गजल लिखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसमें भी जैसे हम गीत लिखते हैं, इसी तरह गीत में हम जैसे मात्रिक वो बोलते हैं, मीटर जो होता है, गजल में उसको हम बहर बोलते हैं। हम्म। तो बहर माने कि वो एक लय हमारा तय करती है कि हम किस तर्ज पे गाएंगे। तो अलग अलग जैसे अपने गाने सुने होंगे, तो वो हम्म। अलग अलग बहर पे होते हैं, तो गजल उन्हीं का मीटर होता है। हम्म। दूसरी बात कि गजल में हमारी शेर होते हैं, तो हर शेर अपने आप में एक स्वतंत्र, संपूर्ण, कंप्लीट, जैसे मुक्तक एक 4 पंक्तियों का कंप्लीट एक सेंस देता है। तो आप एक मुक्तक पढ़ते हैं तो उसमें 4 पंक्तियां वो एक पूरे विषय को समेटती हैं। उसी तरह गजल एक बहुत प्यारी सी विधा है कि इसमें 2 ही पंक्तियों में, तो जो 2 पंक्तियां होती हैं एक्चुअली उनको मिसरे बोलते हैं। हम्म। हम्म। तो पहली पंक्ति हो गया हमारा ऊला मिसरा, और जो नीचे की शेर की पंक्ति होती है वो होता है हमारा सानी मिसरा। तो इस तरह से गजल जो है शेरों में विभाजित होती है, और एक गजल में मिनिमम, न्यूनतम हम्म। 5 हम शेर बोलते हैं। और उनको कितना भी लंबा बढ़ाया जा सकता है, पर वो हमेशा ऑड नंबर में होते हैं, जैसे कि 5 या 7 या 9 या 11, और इस तरह से आप आगे कितनी भी लंबी गजल लिख सकते हैं। क्या तो ये बात। गजल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी और फिलहाल इसमें में अलग अलग आपने बहर रहती हैं। फिलहाल ही में आपने एक गजल लिखी होगी, तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं जरा कि आप कैसा लिख। चलिए जी, मैं जी एक गजल आपको प्रस्तुत कर देती हूँ, आप ही को निवेदित है, सुनिएगा। आप इरशाद। नया कर गुजरने को जी चाहता है, नया कर गुजरने को जी चाहता है, बिखर कर संवरने को जी चाहता है, नया कर गुजरने
नेको जी चाहता है। तो जो पहला शेर है ये मतलबी होता है, तो ये मतला था। और आगे सुनिएगा। जुदाई तेरी अब तो सहना है मुश्किल, जुदाई तेरी अब तो सहना है मुश्किल, की बाहों में भरने को जी चाहता है, की बाहों में भरने को जी चाहता है। एक और बात कि जो जी चाहता है ये बार बार रिपीट हो रहा है हर शेर में, तो ये रदीफ है इस गजल का। जी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि पहली जो शेर था, पहला जो शेर था, उसका जी एकदम मोटिवेशनल अर्थ निकल रहा था, और जो दूसरा जी शेर है उसका एक जी। मोहब्बती वाला अर्थ एक निकल रहा श्रृंगार, हाँ, श्रृंगार है। रस पे था जी जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गजल में हर शेर एक फ्री, एक मतलब फ्री इकाई है। तो जी आप किसी भी शेर में कोई भी चीज ले सकते हैं। जी पर जैसे नया कुछ नया कुछ कर गुजरने को जी चाहता है, जी तो गुजरने सवरने ये काफिया हो गए, क्योंकि ये हम तुकांत में ले रहे हैं। जी जी। तो पहला जो मतलब होता है उसमें ऊला सानी दोनों मिसरों में हम हाँ। तुकान मतलब काफिया इस्तेमाल करते हैं। और बिखर के संवरने को जी चाहता है। सपोज कोई प्रेमी है जो अपने प्रेम में बिखर गया, वो उसको कोई विरह हम्म। वाला रस उसके आ गया कि उसका वो प्रेम प्रेम संपूर्ण नहीं हो पाया, तो वो फिर से कह रहा है कि कुछ अब नया कुछ कर गुजरने को मेरा मन है। और फिर आगे हमने इसमें लिया है, मगर हर शेर अपने आप में स्वतंत्र है। जी इसका पहले वाले जरूरी नहीं है कि पहले वाले शेर से कोई ताल्लुक हो। जी तो इसमें यही इसकी मतलब ब्यूटी है, यही इसकी सौंदर्य है, सुंदरता है कि हर शेर अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। जी। उसका पूरा अलग उद्देश्य हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने जगजीत सिंह की गजलें सुनी हैं, और भी जी बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रहे हैं गजलकार जिन्होंने अपनी गजल गाई है, तो जी उसमें हमने देखा है कि वो चार शेरों में एक गजल सुनाते हम्म, हैं और वो अपने मन के भाव प्रकट कर देते हैं। तो जी। मोस्टली वो रिलेट कर रहे होते हैं, तो एक स्टोरी जैसी बन जाती है उनकी। दरअसल वो अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सरकमस्टांस है। तो उसके ऊपर वो स्पेशली गजलें बनाई जाती हैं। जी जी। जो मूवीज में आप देखते हैं या फिल्मों में आप देखते हैं, तो हम्म, वो उस पर्टिकुलर एक विषय पर आधारित, उस करेक्टर पे आधारित और हम्म, उसकी उस सिचुएशन पे आधारित जी गजल होती है। पर आप अगर बहुत सारी गजलें ध्यान से सुनेंगे तो आपको देखिएगा कि हर शेर अपने आप में स्वतंत्र है, और कभी कभी अलग अलग रस भी आपको देखने को मिलेंगे। जी जी। क्या बात है, जी बहुत बहुत सुंदर प्रतिभा जी। और जी आप मुझे ये बताएं कि सिंगापुर में रहकर सिंगापुर के लिए आप किस तरह का कोई सामाजिक कार्य करना चाहेंगी भविष्य में? जी जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी यथासंभव मेरा सहयोग हो सके, और यहाँ पे जिस भी, वैसे तो यहाँ सभी बहुत ही संभ्रांत हैं सभी, क्योंकि एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। तो इतना कुछ ऐसे गरीबी वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो जी उस तरह की जो हमारे भारत उसमें जो मूल उसमें जो, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वहाँ की, तो अलग प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ की प्रॉब्लम्स कुछ अलग हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अभी कुछ संस्थाओं को देखा है कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे भी एक ब्लाइंड स्कूल है, तो जी मैं वहाँ एक बार गई थी। तो इस तरह की और भी चीज़ें मैं अब देख रही हूँ। और जैसे मैंने ये हेल्पर्स का देखा, तो हेल्पर्स को इंग्लिश हिंदी जैसे पंजाबी जो आते हैं या और भी जो अलग साउथ की हेल्पर्स हैं, तो इन लोगों को हिंदी में भी इनको दिक्कत आती है। तो इनको भी पढ़ाने का मुहिम चल रहा है, पर धीरे धीरे चल रहा है। इसी तरह आगे भी कोई हम जो एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड कुछ हम देखेंगे, तो उसमें आगे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी यथासंभव योगदान हो, तो जी मैं पूर्ण रूप से करूँ उसको। जी जी जी। बहुत सुंदर। तो आपका अभी सिंगापुर में रहने का इरादा है, या फिर ऐसी कोई बात चल रही है कि आप माइग्रेट हो सकती हैं किसी और कंट्री में? अभी तो फिलहाल सिंगापुर में ही है, जी और ऐसे माइग्रेट करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। बट क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की एक ट्रांसफरेबल जॉब है, और उसमें कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है। जी तो भविष्य का तो कुछ कह नहीं सकते, जी जी देखिए कहाँ ले जाता है। बट अभी बिटिया भी मेरी यहीं पढ़ रही है, और वो तो अभी तो फिलहाल यहीं है। जी इसमें मुझे लगता है कि काफी देशों के अगर हम कंपेयर करें तो बहुत आगे है, और जी बच्चे यहाँ पे ज्यादा सीख रहे हैं।
सीख रहे हैं और काफी स्ट्रेस में भी रहते हैं, लेकिन हाँ, मगर हाँ, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि बच्चों को बिल्कुल समय नहीं मिलता, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो उसके लिए उनको कभी-कभी अच्छी कहानियाँ, कहानियां, ये ये कविताएं, दोहा। कविताएँ हाँ, और सकारात्मक चीज़ें पढ़नी चाहिए, और मेडिटेशन या दोहे भी ये सब पढ़ सकते हैं, तो जिससे सच में बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को भी मैं चाहूँगी कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें और पढ़ें। जी जी बिल्कुल। प्रतिभा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आपके अंदर और कोई प्लान चल रहा है और आप इस मंच पर बताना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। वैसे हम अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं अपने इंटरव्यू के। बिल्कुल। जी। जी, जी। तो आपसे नहीं, जानना बहुत अच्छा चाहेंगे कि लगा। हमारे। आपने बहुत विस्तार से प्रश्न किए, और जी बहुत अच्छे प्रश्न किए, जो कि बहुत सार्थक थे, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इच्छुक हैं जी सीखने के भी, जी तो मेरा यही योगदान रहेगा यहाँ पे कि मैं उन्मुक्त उससे उनको सिखा सकूँ, जी और जो भी अपना भी आगे निरंतर इसको हम बढ़ाते रहें। और मैं चाहती हूँ कि लोग और जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिखते हैं यहाँ पे, पर अपने भावों को और वो एक सुगठित रूप दे सकते हैं। तो इसके लिए और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और हाँ आगे बढ़े हमारा साहित्य, गहराई क्योंकि से बहुत सीखें वैदिक हिंदी को और हाँ हिंदी को। जी। जी। तो वैदिक हिंदी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि हमारी जो वैदिक हिंदी है, हम्म, जिसमें हम ये अपनी चौपाइयाँ पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, ये हमारी जिंदा रहे। क्योंकि बिल्कुल। अभी हमारे जो जनरेशन है तो फिर भी पढ़ रही हैं। हम्म, हम लोग चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं, स्तोत्र पढ़ लेते हैं राम जी के, और भी चीजें पढ़ रहे हैं। तो पर हमारे आगे वाली जनरेशन जो आ रही है हमारे बच्चों की, जी तो क्या ये लोग पढ़ेंगे? क्या हम्म, ये भजन पढ़ेंगे? क्या ये जी दोहे पढ़ेंगे? तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब पढ़ें जी। और इस चीज को लिखें, क्योंकि जब हम उसमें योगदान देंगे अपना, तो फिर हमें देख के हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो अब इसी यदि के आप लिए मेरे अभी संविधान कुछ को प्रयास चल रहे छंदों हैं, में वो मैं लिख आगे सकती हैं। बढ़ाऊंगी। जी, संविधान को आप छंदों में लिख सकती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन छंदों को, दोहों को भी इतना रुचिकर बना सकती हैं कि हमारे जी, आने वाली जनरेशन को जरूर आपसे जरूर पढ़ेंगे। लाभ होगा और वो जानेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपका इस मंच से जुड़ने के लिए और हमारे बुलाने पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा गर्ग जी। और हम चाहेंगे कि अगर अगली बार आप कुछ नई विधा पर कार्य करती हैं तो हम आपको बुलाएं जी, और आपसे उस विधा के बारे में विस्तार रूप से हाँ, जानें। जी। बहुत बहुत तो धन्यवाद अनुसुईया जी, आपके इस सुंदर से सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्यारे प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये बात सब तक पहुंचेगी, तो मुझे आशा करती हूँ कि इससे लोग प्रोत्साहित होंगे, और अपनी हिंदी को और अग्रणी करने में कार्य करेंगे, और अच्छा लिखेंगे, और अच्छा सकारात्मक सोचेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, और विश्व साहित्य संघ का बहुत बहुत वंदन करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद शुभ प्रतिभा रात्रि। गर्ग जी। शुभ रात्रि।